अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज MTH 501 की असाइनमेंट नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं फॉल 2022 के लिए और 15 मार्क्स की असाइनमेंट है। लास्ट डेट इसकी 29 नवंबर है। पहले 8 लेक्चर्स हैं जो इसमें कवर हो रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड अ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू U एंड V वेयर U एंड V आर गिवन। U और V आपको दिए गए हैं और आपने ना इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, क्या करना है देखें। U की हमने जो वैल्यू है ना उसको हमने कह दिया x0 y0 और z0, वही जो ऊपर दी हुई थी 6, 3 और 4 वाली, वो हमने यहाँ पे लिख ली। पहला ये जो -6 है ये x0 की वैल्यू हो गई, 3 जो है वो y0 की वैल्यू हो गई और -4 z0 की वैल्यू हो गई। सिमिलरली जो v दिया हुआ था 0 -4 7, उसको हमने x1 y1 और z1 कह दिया। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए ना सबसे पहले हमें एक डायरेक्शनल वेक्टर फाइंड करना होता है। तो डायरेक्शनल वेक्टर को हम यहाँ d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ऊपर वेक्टर का सिंबल भी लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, पहला एलिमेंट हम लेते हैं x1 - x0 से। x1 क्या है यहाँ पे, ये देखें 0 है और x0 है -6, तो 0 में से माइनस कर देना है आपने -6 को। ठीक है, तो ये 0 - +6 हो जाएगा जो कि 6 आ जाएगा। अब दूसरा एलिमेंट इसका कैसे निकालना है, y1 - y0 करके। तो y1 हमारे पास -4 है और y0 जो है वो 3 है, तो -4 - 3 किया तो वो 7 आ गया। इसी तरह से लास्ट एलिमेंट इसका आता है z1 - z0 के फॉर्मूला से, और z1 7 है, z0 -4 है, तो 7 में से माइनस कर देना है आपने -4, दैट विल बी 7 + 4 एंड यहाँ पे हमें मिल जाएगा 11। अब ये जो d की वैल्यूज़ आई हैं ना, इनको हम नाम दे देते हैं a, b और c का। ठीक है, तो a 6 है, b 7 है और c 11 है। अब आगे बहुत आसान सा काम है, आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस याद रखनी है। x जो है वो किसके इक्वल होता है, x0 + at, y = y0 + bt, z = z0 + ct। अब x0, y0 और z0 की वैल्यूज़ आपको पता है ना, ये जो u की थी, ठीक है, -6, 3 और -4, और abc की वैल्यूज़ भी पता है, तो बस यहाँ पे पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। x0 की वैल्यू लिख लें -6 प्लस a की वैल्यू लिख लें 6, तो -6 + 60। इस तरह से y0 की वैल्यू हमारे पास है जी 3 और b की वैल्यू है 7, तो 3 - 70। उसके बाद ये -7 आता है, सॉरी यहाँ पे ये ठीक कर लीजिएगा, -7 है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है जनाब z0 + ct। तो z0 हमारे पास है -4 और c है 11, तो -4 + 11t। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है जिसमें हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनानी थी। ठीक है, डायरेक्शनल वेक्टर फाइंड किया और उससे फिर हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना ली। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। उसके अंदर हमसे कहा गया है कि ये आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है, आपने इसमें ये जो h और k है इनकी वैल्यूज़ बतानी है और कौन सी वैल्यू पे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन सी वैल्यूज़ पे इसका एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कौन सी वैल्यूज़ पे इसके मैनी सॉल्यूशंस, मोर देन वन सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों की तरफ हम बाद में आते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, तो ये इक्वेशंस थी, उनको हमने देखे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ये तो आता होगा आई होप सबको। x का कॉलम होता है पहला, तो x के साथ यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 3 2 का कॉलम आ गया। फिर y वैल्यूज़ हमने लिख दी 5 12 और 7, फिर हमने z वैल्यूज़ लिख दी -4 -12 एंड 8। दूसरा हमारे पास आता है x का कॉलम जिसमें हम वेरिएबल्स या अननाउन्स जिन्हें हम कहते हैं वो लिखते हैं x, y और z, और ये जो इक्वल के बाद वाली 3 नंबर हैं ये हमारे b के अंदर आ जाते हैं, 3 - 3 और k। तो इसकी ये फॉर्म कुछ इस तरह से बनती है, ax = b। ये वाला a होता है, ये वाला x होता है और ये b होता है। अब हमने ना एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम यहाँ पे c का नाम दे रहे हैं और उसको हम लिखते हैं a, कॉलन का सिंबल लगा के साथ में b। यानी पहली ये जो 3 है ना हमारे पास, ये वाली 1 5 और -4 वाली ये 3 कॉलम, ये हमारे a हैं। उसके बाद हमने जो है पार्टीशन कर दी, उसके बाद हमने b लिख दिया। b ये था हमारे पास 3 - 3 और k। अब ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना है ना, इसको हमने कन्वर्ट करना है एचलॉन फॉर्म के अंदर। एचलॉन फॉर्म क्या होती है? एचलॉन फॉर्म ये होती है कि आपने उसे, जो भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी पहली रो का जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है ना, उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाना है। पहला जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है ना, उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, ज़ीरो बना देना है। तो ये 3 और 2 को हमने ज़ीरो बनाना है, ये दोनों हमारा टारगेट है। तो देखें, अगर मैं यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से और फिर उस
3 को माइनस कर दूँ यहाँ से, 3 - 3 करूँ तो ये 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो R1 है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ, फिर R2 में से उसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, देखिए R1 के हर एलिमेंट को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए मैंने R1 के एलिमेंट्स लिख लिए हैं, इनको 3 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 9 आ जाता है। ठीक है, तो अब देखें हमने ये चीज़ फाइंड कर ली 3R1। ठीक है, अब R2 में से हमने माइनस कर देना है इनको। R2 का एलिमेंट पहला कौन सा है, 3 है, ये वाला। ठीक है, 3 में से ये 3 माइनस कर दें तो क्या आ गया, 0 आ गया। फिर 12 में से इसका दूसरा एलिमेंट यानी 15 माइनस कर दें, 12 - 15 करेंगे तो ये हमारे पास -3 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखें -12 में से हमने इस -12 को माइनस करना है। ठीक है, तो वो +12 हो जाएगा, तो -12 + 12 क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद आपने -3 में से माइनस करना है 9 को, तो -3 - 9 ये फिर क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने इसको भी 0 बनाना था ना, ये नीचे वाला। तो इसको 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और R3 में से माइनस किया, क्योंकि ये 1 को 2 से करेंगे तो 2 बनेगा, तो 2 - 2 करेंगे तो 0। इसी तरह से 5 × 2 = 10 होगा, 7 - 10, तो ये पूरी रो इसी तरह से आपने कर लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया कि हमने ये 2 ऑपरेशंस अप्लाई किए। ठीक है, अब देखें पहली नॉन ज़ीरो के नीचे सारे 0 हो चुके हैं। अब सेकंड रो की पहली नॉन ज़ीरो एंट्री कौन सी बन रही है, -3 बन रही है, तो -3 के नीचे भी आपने 0 बनाना है। ठीक है, तो -3 के नीचे 0 बनाने का क्या तरीका है, आप R3 में से अगर R2 माइनस कर देते हैं तो -3 और ये +3 हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, R3 में से R2 को माइनस कर दिया तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब आप लोग ये माइनस कर लेंगे उम्मीद है। तो ये हमारा अब एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब हमने बताना है कि इसका नो सोल्यूशन कौन सी वैल्यूज़ पे होगा, यूनिक सोल्यूशन और मैनी सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम नो सोल्यूशन की बात करते हैं। अच्छा, नो सोल्यूशन तब होता है जब सिस्टम इनकन्सिस्टेंट हो। ठीक है, और यूनिक सोल्यूशन और मैनी सोल्यूशन तब होते हैं जब सिस्टम कंसिस्टेंट हो। अब कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट क्या होता है, अगर तो आपका ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बने ना, इसका रैंक, इस पूरे का रैंक, यानी ये जो 4 आपके पास कॉलम्स हैं, रैंक पता है क्या होता है, रैंक होता है कि कोई नॉन ज़ीरो रोज़ जितनी है ना इसके अंदर वो इसका रैंक है। ठीक है, अभी फ़िलहाल देखें तो क्या इसकी फ़र्स्ट रो पूरी नॉन ज़ीरो, इसमें पूरी 0 तो नहीं है, तो फर्स्ट रो पूरी 0 नहीं है ना, सेकेंड रो भी पूरी 0 नहीं है, थर्ड रो भी पूरी 0 नहीं है। ठीक है, तो इसका रैंक 3 होगा क्योंकि इसमें 3 ऐसी रोज़ हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, तो अभी इसका रैंक कितना है, 3 है। अच्छा, अगर तो ए का रैंक, ए जो है वो इन डॉट्स से पहले वाली चीज़ है ना। ठीक है, ए का रैंक अगर तो इस सी के रैंक से कम हो जाता है, दोबारा सुनेंगे, ए का रैंक अगर लेस देन है इस पूरे सी के रैंक से, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है और उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो देखें केस 1 जो हमारा नो सोल्यूशन है वो कब होगा, अगर ये देखें ये जो ए है इसका रैंक 2 हो जाए, क्योंकि ओवरऑल कितना रैंक है, 3 है ना सी का, तो सी से थोड़ा हो जाए ए का, 2 हो जाए, यानी एक रो इसके अंदर ये पूरी एंड वाली 0 हो जाए, तो नॉन ज़ीरो फिर 2 रह जाएंगी ना, तो ए का रैंक कम हो जाएगा किससे, सी के रैंक से, तो फिर यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस लास्ट रो को हम 0 कैसे बना सकते हैं, अगर हम एज की जगह पे -8 पुट कर दें, -8 पुट करेंगे तो -8 + 8 कितना हो जाएगा, 0, तो लास्ट रो इसकी पूरी 0 हो गई, तो नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी रह गई, 2, तो इस ए का रैंक कितना रह जाएगा, 2, लेकिन इस पूरे का रैंक कितना होगा, 3, तो हम कहेंगे रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन रैंक ऑफ सी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर के की जगह पे आ जाता है -6, तो वो तो -6 + 6 0 हो जाएगा, तो हमने इसे तो 0 नहीं करना, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर सी का रैंक भी 2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये पूरी रो 0 हो जाएगी, तो सी की भी 2 नॉन ज़ीरो हो जाएंगी, ए की भी 2 नॉन ज़ीरो हो जाएंगी। हमें ऐसा तो केस नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि सी का रैंक बड़ा रहे, यानी के को -6 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एज की वैल्यू -8 हो और के की वैल्यू -6 ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो। तो ये हमारा केस 1 है, इन 2 वैल्यूज़ के लिए हमारा ये सिस्टम जो है इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में
हमें उन्होंने कहा था कि यूनिक सोल्यूशन बताना है ना, तो यूनिक सोल्यूशन तब होता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, ए का रैंक सी के रैंक के इक्वल हो और ये दोनों इक्वल हो नंबर ऑफ अननाउंस के। नंबर ऑफ अननाउंस का मतलब है वेरिएबल्स। तो कितने वेरिएबल्स थे हमारे पास यहाँ पे, एक्स वाई और जी, 3। तो अननाउंस 3 है, तो ए का रैंक भी 3 होना चाहिए और पूरा सी का रैंक भी 3 होना चाहिए, तब ही हमारे जो सिस्टम है उसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। अब ये 3 कैसे होगा, अगर तो यहाँ -8 आ गया तो ये 0 हो गया, इसे 0 नहीं होना चाहिए, 3 नॉन ज़ीरो रहनी चाहिए यहाँ पे। इसलिए ये जो एज है ना ये -8 ना हो, ठीक है, एज शुड नॉट बी इक्वल टू -8, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से के जो है उसको भी -6 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो -6 होगा तो ये तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें इस रो को 0 नहीं होने देना, इसलिए हम कहेंगे कि एज और के की वैल्यूज़ जो है वो -8 और -6 रिस्पेक्टिवली नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा, इनके रैंक दोनों के 3 होंगे, नंबर ऑफ अननाउंस भी 3 हैं, तो सिस्टम के पास यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब केस 3 जो है हमारा लास्ट, उसमें उन्होंने हमें कहा था कि मैनी सोल्यूशंस कब होंगे। मैनी सोल्यूशंस तब होते हैं अगर ए और सी का रैंक तो इक्वल हो लेकिन लेस देन हो नंबर ऑफ अननाउन से। नंबर ऑफ अननाउंस हमारे पास 3 है ना, तो इसका मतलब है 3 से कम होना चाहिए रैंक। अगर एज की जगह हम -8 पुट करते हैं तो -8 + 8 कितना हो जाएगा, 0। अगर ये रो लास्ट 0 हो गई तो 2 रह गई ना नॉन ज़ीरो, तो ए का रैंक हो गया 2। अब सी का भी 2 ही बनाना है, तो वो तब होगा अगर यहाँ के की जगह भी -6 आ जाए, तो ये +6 -6 0 हो जाएगा, लास्ट रो भी पूरी 0 हो जाएगी। तो फिर अब नॉन ज़ीरो रोज कितनी रह गई, 2 रह गई। तो अब देखें ए का भी रैंक 2 हो गया, सी का भी रैंक 2 हो गया, और वो दोनों इक्वल हैं और लेस देन है नंबर ऑफ अननाउन से, क्योंकि नंबर ऑफ अननाउंस हमारे पास 3 है, तो 2 इज़ ऑब्वियसली लेस देन 3, तो इसलिए सिस्टम जो होगा उसके पास मैनी सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है, मैंने थोड़ा सा बस ओवरव्यू करवाया, क्योंकि अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊँगी ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी भी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और कमेंट लाजमी करके जाना है। थैंक यू।